नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 34 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। यानी कि दोस्तों, अब जो आपका ईवीएस का क्लास है वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। तो इसीलिए हम लोग अब सीडीपी की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीडीपी का जो सेक्शन है वो भी आपके सीटेट एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों सीडीपी की, तो यहाँ से आपके शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको अगर मनोविज्ञान की परिभाषाएं या उसके बारे में नहीं पता होंगी, तो आप शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न को बिल्कुल गलत कर देंगे, क्योंकि जो मनोविज्ञान का भाग होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। और ये यहाँ पर आपको बालक के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़नी है, क्योंकि बालक के परिप्रेक्ष्य में ही आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। उसके बाद मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने वाला हूं। तो कहीं न कहीं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आज पहला क्लास है, इसलिए आज से ही आप लोग पेपर और पेन साथ लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएँ, उन्हें आप साथ-साथ नोट डाउन करते जाएँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीज़न करने में थोड़ी-सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों मनोविज्ञान के बारे में, तो देख सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से, यानी कि पूरे सिस्टम तरीके से मानव के प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन कराता है। यानी कि दोस्तों, प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाएं, जैसे कि आपका चिंतन हो गया, भाव हो गया आदि का वातावरण की घटनाओं के साथ जोड़ करके उनका संबंध जोड़ करके उनका अध्ययन कराता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवहार में आपका मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगर मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता हो जाते हैं, तो हम प्राणी के व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्राणी के व्यवहार से मतलब है कि प्राणी में आपका मानव भी आ जाता है और पशु भी आ जाता है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इसके परिभाषा की बात करें, तो देख सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर के बनी है। कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल साइकोलॉजी सही करना है। इसकी उत्पत्ति कब हुई है, कैसे हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल याद करके रखनी है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों यानी कि साइकी तथा लोगस से हुआ है। कभी कभी आपसे साइकी और लोगस का अर्थ भी पूछ लेता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल यहाँ पर देख के सही करना है कि इसमें साइकी का अर्थ जो होता है वो आत्मा होता है, तथा लोगस का जो अर्थ होता है वो अध्ययन करना होता है, यानी कि स्टडी होता है। अर्थात इनका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आत्मा का विज्ञान आप उत्तर में बिल्कुल सही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि मैंने एक और परिभाषा को यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए हुई थी, जिसमें कि आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। यानी कि दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही पहले मनोविज्ञान का उद्देश्य था। लेकिन हालांकि इसे बाद में नकार दिया गया। वो किस कारण से नकारा गया, उन सभी की चर्चा हम आगे बिल्कुल विस्तार तरीके से करने वाले हैं। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो देख सकते हैं कि प्राक वैज्ञानिक काल में मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब अरस्तु आए, तो उनके प्रयासों से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। इसीलिए हम जो है अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक तथा दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि पहले मनोविज्ञान किसका भाग हुआ करता था, किसकी शाखा हुई करती थी, तो आपको बिल्कुल उत्तर में दर्शन शास्त्र सही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो उत्तर में आपको अरस्तु सही करना है। और अगर आपसे पूछ ले कि तो आपको बिल्कुल मनोविज्ञान की जननी जो है वो आपको दर्शन शास्त्र को सही करना है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि अरस्तु जब मनोविज्ञान लाए थे, तब इसका नाम अंतःकरण का विज्ञान था। यानी कि आपसे ये भी पूछ लेगा कि मनोविज्ञान का पूरा नाम क्या था, तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि अंतःकरण का विज्ञान मनोविज्ञान का पूरा नाम था, यानी कि जब अरस्तु इसे लाए थे। देख सकते हैं कि सन 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। यानी कि दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो 1590 में रुडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, उसी में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग मिला था।
अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें मनोविज्ञान के विकास क्रम को लेकर के, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र विषय से हुई थी, लेकिन बाद में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया, जो कि इस प्रकार है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि पहले इसका जो नाम था वो आत्मा का विज्ञान था, लेकिन इसे क्यों नकारा गया, क्यों इसका नाम बदल दिया गया, ये सब चीज़ें अब हम लोग बिल्कुल विस्तार से देखने वाले। बात करें दोस्तों आत्मा का विज्ञान को लेकर के, तो देख सकते हैं कि अरस्तु और प्लेटो, कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्लेटो कौन थे, तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गाइकिल आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। ये सभी जितने भी वैज्ञानिक के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था, परंतु आत्मा की स्थिति और स्वरूप जो है वो स्पष्ट न होने के कारण, इसकी अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को नकार दी गई। यानी कि दोस्तों जो आत्मा की स्थिति और स्वरूप थी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, जिस कारण से इस परिभाषा को नकार दिया गया। क्यों नकारा गया उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देख सकते हैं कि विज्ञान जो होता है आप सभी को बिल्कुल पता होता है कि ये प्रयोग पर आधारित होता है। चूँकि आत्मा का न तो कोई रूप है और न ही कोई प्रकार और न ही यह मूर्त है, इसी कारण से आत्मा पर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव नहीं हो पाया था, और यही मुख्य कारण था कि इस परिभाषा को बिल्कुल नकार दिया गया। अब वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 2 पर इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ये कौन कहा, इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं इसको बिल्कुल आपको याद करके रखना कि इटली के पोम्पोलाजी थे, परंतु इन्होंने मन की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सके, अतः यह परिभाषा की भी मान्यता नहीं कर पा सके और 17वीं शताब्दी के अंत तक इसे भी नकार दिया गया। यानी कि दोस्तों जो आपके इटली के प्रवर्तक थे पोम्पोलाजी, इन्होंने बाद में जब आत्मा के विज्ञान को परिभाषा को नकार दिया गया तो इन्होंने उसी परिभाषा को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया, लेकिन ये भी मन की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण नहीं कर पाए, जिस कारण से इस परिभाषा को मान्यता नहीं मिली और 17वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते इसे भी नकार दिया गया। आगे देख सकते हैं कि पोम्पोलाजी ने साइकी का अर्थ जो है वो मन बताया था, जिसमें साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ अब आत्मा का विज्ञान न होकर के मन का विज्ञान हो गया था। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मन का विज्ञान किसने बताया था, किस दार्शनिक ने बताया था, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि ये इटली के जो पोम्पोलाजी थे इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान को हम मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहेंगे। वहीं पर दोस्तों जब ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल नकार दी गई तो आपका तीसरे नंबर पे आया कि इसका नाम जो है अब वो चेतना का विज्ञान होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मन या मस्तिष्क की परिभाषा के अस्वीकृतिकरण के बाद विलियम वुंट जो कि जर्मनी के दार्शनिक थे, विलियम जोन्स अमेरिका के जो थे और जेम्स सल्ली और वाइब्स आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इन्होंने मस्तिष्क के सिर्फ आंतरिक भाग पर बल दिया, जिसके कारण इस पर भी वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव नहीं हुआ। अंततः इस परिभाषा को भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दिया गया। यानी कि दोस्तों जो ये चेतना का विज्ञान था इसे भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दिया गया, क्योंकि इस पर भी आपका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा था। नंबर पॉइंट से कुछ देख सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर देख सकते हैं कि 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा खोली गई थी। यानी कि दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब खोली गई थी और कहाँ खोली गई थी, तो आपको इस लाइन से ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होकर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया। इसे भी आपको याद करके बिल्कुल रखना है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम इस समय क्या है, तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय करना है। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि भारत की जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना है वो यशवंत सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। तो इसे भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है। आगे नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि 1880 ईस्वी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब पाया गया, तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि 1880 ईस्वी में। किसके प्रयासों से पाया गया था, तो विलियम वुंट के प्रयासों से पाया गया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगले नंबर पर देख सकते हैं कि जर्मनी में विलियम वुंट को तथा अमेरिका में विलियम जोन्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसे भी आपको नोट डाउन करके बिल्कुल रख लेना है। दोस्तों देख सकते हैं कि वीडियो भले ही छोटी होने वाली है, लेकिन यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं मनोविज्ञान के सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं
आती हैं तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज़ कर के देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। और यकीन मानिए इसी वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। बात करें दोस्तों अब अगले नंबर पर, तो देख सकते हैं कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक जो आउटलाइन साइकोलॉजिया में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। तो कभी-कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि चेतना शब्द की कड़ी आलोचना किसने की थी, तो आपको उत्तर में बिल्कुल मैकडूगल को सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 में देख सकते हैं कि आया कि जब सारी परिभाषाओं को नकार दी गई तो नंबर 4 पर जो आपका है वो व्यवहार का विज्ञान आया, इसे ही ज़्यादातर मान्यता मिली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान माना गया, अर्थात कि यह अर्थ जो है वो सर्वाधिक मान्य रहा। तो अब नंबर 4 पर आपका व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे नंबर पर चर्चा करें विस्तार तरीके से, तो देख सकते हैं कि व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य जो है वो जॉन वुड्स वाटसन के द्वारा किया गया था, इसलिए वाटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यवहार मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपको वाटसन उत्तर सही करना है, क्योंकि व्यवहार मनोविज्ञान पर सर्वाधिक काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। वाटसन के मुख्य समर्थक जो थे वो B.F. स्किनर साहब थे, E.P. पावलोव साहब थे, C.L. हल थे, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल आदि ये जो थे वो व्यवहार मनोविज्ञान के इनके समर्थक थे, जिस कारण से यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो भले ही छोटी थी, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बाकी चीज़ें जो है वो कल के क्लास में देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको PPT बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और आने वाली सभी वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको ये सारे PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके थ्रू आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सारी PDF को बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ यहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।